Field recording of jet engine. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट एटॉमिक बॉम्ब्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक बॉम्ब्स जो हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप किए गए थे। ठीक है, 1945 की बात है जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जापान की एक सिटीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। पहले का नाम है लिटिल बॉय और दूसरे का नाम है फैट मैन। तो ये दोनों ही बॉम्ब जापान पे ड्रॉप किए गए थे। तो इनकी इतनी एक्सप्लोसिवनेस नहीं थी जितने कि अभी के जो एटॉमिक बॉम्ब है। टुडेज न्यूक्लियर वेपन्स आर hundreds to thousands of times more powerful than the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki। ठीक है, तो दोनों ही बॉम्ब्स के ऊपर थोड़ी सी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते। जो हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम लिटिल बॉय है, और जो नागासाकी में ड्रॉप किया गया था उसका नाम फैट मैन है। ठीक है, तो बात करते पावर की या एक्सप्लोसिवनेस की, तो हिरोशिमा में जो ड्रॉप किया था लिटिल बॉय, उसकी जो एक्सप्लोसिवनेस थी वो बराबर थी 15 किलो टन्स ऑफ TNT जितना। यानी कि ये जो एक्सप्लोसिवनेस क्रिएट कर सकता था, राइट, इसकी जो पावर थी वो थी 15 किलो टन्स ऑफ TNT जितना। और जो नागासाकी में ड्रॉप किया था फैट मैन, उसकी थी 21 किलो टन्स, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे ये। ठीक है, तो इसमें जो यूज़ किया मटेरियल था वो था यूरेनियम 235। लिटिल बॉय में हम लोगों ने यूज़ किया था यूरेनियम 235 और फैट मैन में हम लोगों ने यूज़ किया था प्लूटोनियम 239। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और सबसे बुरी बात यहाँ पे ये थी कि इसमें जो कैजुअलिटीज़ थी ये थी लगभग 1,40,000 लोगों की यहाँ पे सिर्फ हिरोशिमा में डेथ हो चुकी थी। और फैट मैन की वजह से नागासाकी में जो डेथ हुई थी वो 70,000 डेथ, लगभग दोनों मिला के लगभग 2,10,000 लोगों की यहाँ पे 2 लाख के आसपास डेथ हो चुकी थी। कि इनमें इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, राइट, कि ये 5 ईयर्स के लिए 1,000 होम्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रीज देते हैं रशिया, USA, फ्रांस, चाइना, UK, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इंडिया भी आता है इसमें, और पाकिस्तान। इन लोगों के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब 3 एलिमेंट से बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है यूरेनियम और सेकेंड जो एलिमेंट है उसका नाम है प्लूटोनियम। ठीक है, जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है वो 92 है और जो प्लूटोनियम का है वो 94 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 238 लिखा हुआ ये यूरेनियम का मास है।
ठीक है। और ये 244 लिखा हुआ ये प्लूटोनियम का मास। हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो एलिमेंट यूज़ होता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए वो है यूरेनियम 235। जो सेकेंड एलिमेंट है वो है प्लूटोनियम 239, ठीक है। इसमें का जो प्लूटोनियम है वो नेचुरली हमें नहीं मिलता है, यूरेनियम नेचुरली मिलता है, बट जो नेचर में मिलता है उसका बस हम लोग छोटा सा परसेंटेज यूज़ कर सकते हो। कितना यूज़ कर सकते हैं? 0.72% ऑफ यूरेनियम, इतना ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो प्लूटोनियम तो नेचुरली नहीं बनता है, प्लूटोनियम को हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है, इस लोगों ने हमें बनाया है, ठीक है। तो यूरेनियम नेचुरली अवेलेबल है, प्लूटोनियम नेचुरली अवेलेबल नहीं। सेकेंड पॉइंट ये है कि किस तरीके से ये बनता है। तो एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल यूरेनियम, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल तरीके से हम लोग यूरेनियम को बनाते हैं। और प्लूटोनियम जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में बनता है फ्रॉम यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 ये यूरेनियम का ही एक आइसोटोप है, राइट। सो यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब यूरेनियम ही क्यों? जो मेजॉरिटी ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स है वो बनाए जाते हैं यूरेनियम से, राइट। प्लूटोनियम हम इतना यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज प्लूटोनियम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, प्लूटोनियम को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यूरेनियम उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। और प्लूटोनियम जो है नेचुरली अवेलेबल भी नहीं है। प्लूटोनियम हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, बट यूरेनियम जो है वो हमें नेचुरली मिल जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स की वजह से हम लोग यूरेनियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ जो एटॉमिक वेपन्स है वो यूरेनियम से ही बनाए जाते हैं। यूरेनियम कहाँ मिलता है, किन किन देशों में यूरेनियम मिलता है? देखिए तो कनाडा में है, नामीबिया में, नाइगर में है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों में यूरेनियम का बहुत ज़्यादा रिजर्व है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब्स की तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने वाले बॉम्ब्स थे जो हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप किए थे। उनके कंपैरिजन में अभी के जो एटॉमिक बॉम्ब्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो कुछ बॉम्ब्स के बारे में हम लोग जरूर आप देख सकते हो, कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे लगाए गए अलग अलग तरह के बॉम्ब्स। तो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जिसमें अलग अलग बॉम्ब्स लिखे गए हैं। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी के जो बॉम्ब्स है वो किलोटन्स में उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, पर यहाँ पे किलोटन्स नहीं, यहाँ पे कुछ बॉम्ब्स ऐसे भी है जो मेगाटन्स में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो मेगाटन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू किलोटन्स। और यहाँ पे याद रखना होगा कि किलोटन्स यानी कि जो एक यूनिट है जिससे हम लोग एक एनर्जी मेजर करते हैं। TNT का फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन ये TNT का फॉर्म है, ये हम लोग यूज़ करते हैं बॉम्ब्स की एनर्जी मेजर करने के लिए, एक तरह का यूनिट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए कि जो W76 बॉम्ब है, ठीक है, US से बहुत सारे मेजॉरिटी बॉम्ब्स US से रशिया के पास ही है। तो अगर हम देखें तो W76 की कंपैरिजन करें तो वो 6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल एज कम्पेयर टू जो बॉम्ब हिरोशिमा में ड्रॉप किया गया था। W88 32 टाइम्स है, उसका B83 जो बॉम्ब है वो 80 टाइम्स है, RS-28 जो बॉम्ब है वो 660 टाइम्स है, और जो सार बॉम्ब है ये रशिया का बॉम्ब है, सोवियत यूनियन का बॉम्ब है, राइट। तो ये 3300 टाइम्स पावरफुल एज कम्पेयर टू हिरोशिमा। अब तक का टेस्ट किया सबसे बड़ा बॉम्ब सार बॉम्ब कहते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे खतरनाक बॉम्ब है रशिया के पास, ये बॉम्ब है 3300 टाइम्स ज़्यादा इसकी एक्सप्लोसिवनेस होगी एज कम्पेयर टू जो बॉम्ब हमने हिरोशिमा में ड्रॉप किया था, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाए किस तरीके से जाता है, उसके पहले हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो एटम के अंदर जैसे हम लोग सबको पता है कि एटम के अंदर एक प्रोटॉन्स होते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर के प्रोटॉन्स है, जो ब्लू कलर्स के ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का जो आप लोगों को बेसिकली पता होगा। तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए हमने यूज़ करना है ये एटम का न्यूक्लियस। तो एटम का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। किसी भी एटम का अगर आप न्यूक्लियस देख ले तो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम जगह ऑक्यूपाई करता है। इनमें जो फोर्स होता है उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। काफ़ी ज़्यादा पैक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे न्यूक्लियस को ब्रेक किया। जैसे ही न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई कि आपने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े बड़े शहर यहाँ पे तबाह हो गए। तो इस एटम में काफ़ी ज़्यादा, अगर एग्जाम्पल में दिया जाए तो ये जो पेन है, अगर इस पेन में इतनी एनर्जी है, ठीक है, इस पेन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, इसके अगर हम एटम्स को ब्रेक करें, इसके न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करें तो ये एक बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब जितना एनर्जी यहाँ पे इसमें से बाहर निकल सकती है, जिससे एक पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है इस पेन में, ठीक है। ये पेन अभी कुछ ग्राम्स का होगा, इस पेन में इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें करोड़ों एटम्स है और उन करोड़ों एटम्स की अगर हम एनर्जी निकाल सके तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे सब कुछ हुआ, ये जो डिस्कवरी कैसे हुई, उसके पहले हम लोग चलते हैं
प्रोटॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए। प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स में जो चार्ज होता है वो प्लस प्लस होता है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होता है। इसका मीनिंग क्या है कि दो प्रोटॉन्स कभी भी नज़दीक नहीं आ सकते, ठीक है। अगर हम नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो वो दूर भाग जाएगी। तो यूरेनियम के नेचुरली ऑकरिंग 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। 3 आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। तो पहला आइसोटोप है यूरेनियम 238, सेकेंड आइसोटोप है यूरेनियम 235 और तीसरा है हमारा 234, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 जो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स है यूरेनियम के। सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप इसमें कौन सा आइसोटोप को यूज करके हम लोग एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए देखिए अभी यूरेनियम 238 जो है वो नेचर में कितना मिलता है, जितना भी हम लोग यूरेनियम लेते हैं, सपोज 100 किलो यूरेनियम हमने ले लिया तो 100 किलो में से 99.27% यूरेनियम जो है वो यूरेनियम 238 आता है। 0.72 जो परसेंटेज है वो यूरेनियम 235 का, 0.005% है वो यूरेनियम 234 का है। अगर हम लोग बात करते हैं कि यूरेनियम तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है, मैंने आपको दिखा है बहुत सारे कंट्रीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम ओवरऑल अवेलेबल है, तो यूरेनियम की हमारे पास इतनी कमी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो यूरेनियम अवेलेबल है, ठीक है, ये यूरेनियम 238 ये नेचुरली अवेलेबल यूरेनियम जो है ये 99.27% ये हमारे कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अगर हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात करें, ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रखें कि जितनी बड़ी हाफ लाइफ होगी उतना ही रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा यूरेनियम नहीं चाहिए जो रिएक्शन होने में टाइम लगाए, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब में फटना तो तुरंत है उसको, तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो कम से कम होनी चाहिए। तो हम लोग अगर बात करें तो यूरेनियम जो 238 उसकी जो हाफ लाइफ है 4.47 बिलियन ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा पीरियड हो गया, बिलियन ईयर्स यानी बहुत ज़्यादा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर हम लोग बात करें यूरेनियम 235 की, उसका जो है वो 704 मिलियन ईयर्स, ये थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू, काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू जो यूरेनियम 238 है। और अगर लास्ट में बात करें यूरेनियम 234 की, इसकी जो हाफ लाइफ और भी कम है, ये मिलियन से और भी कम हो चुका है, राइट। सो ये काफ़ी बेटर लगता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो यूरेनियम 234 है इसकी हाफ लाइफ कम है, रिएक्ट फास्ट फुलेगा, इसकी रिएक्शन फास्ट होगी, बट इसकी जो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, 0.005% ही अवेलेबल है नेचर में। तो नेचर में जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम अवेलेबल है वो 99.27% कौन सा, यूरेनियम 238। बट ये यूरेनियम हमारे कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी। तो हमारा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन जो रह जाता है वो है यूरेनियम 235, जिसकी अवेलेबल क्वान्टिटी है 0.72%। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि यूरेनियम कितना अवेलेबल है, यूरेनियम तो बहुत सारा अवेलेबल है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, पर हमारे जो काम का यूरेनियम है बस अगर हम 100 किलो यूरेनियम लेते हैं तो उसमें का सिर्फ 0.72%, जो कि 1% से भी लेस है, उतना ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की। I think I have found a connection between energy and mass. If I am right, then energy and mass are not absolute. They are not distinct. They can be converted into one another. Energy can become mass, and mass can become energy. And not just energy equaling mass. Energy equals mass times the square of the speed of light. लगा कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है काफ़ी परफेक्ट है। एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ऊपर। अब E=mc² के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा इस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से यूज़ करके मैथमेटिकली सॉल्व करके इसको हम लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ करते हैं। बट बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था वो बनाया था बेसिकली आइंस्टाइन की इक्वेशन का हेल्प लेके। अगर E=mc² हमें पता नहीं होता तो हम लोग शायद ही एटॉमिक बॉम्ब बना पाते। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आइंस्टाइन का रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 2 तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके, उसमें से पहला जो तरीका है वो है हमारा न्यूक्लियर फिजन, और जो सेकेंड तरीका है वो है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, एक एटम को, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा एटम है या उसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं या फिर उसको हम लोग ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स 3 पार्ट 4 पार्ट जितना भी हो सकता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूजन का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइटर न्यूक्लियर टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस। तो ये एग्जैक्ट अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में जो प्रोसेस यूज होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा फोकस पूरा रहेगा न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। तो किस तरीके से बॉम्ब बनाया जाता है ये हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अभी न्यूक्लियर फिजन की हम लोग बात करते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम टू बैरियम। अब हम यूज़ कौन सा करने वाले आइटम, हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूरेनियम का। यूरेनियम 235 हम लोग ने देख लिया कि उसकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से और नेचर में उसका सिर्फ 0.7% यहाँ पे मिलता है, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूरेनियम, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग करते हैं अब देखते हैं प्रोसेस। तो ये मेरे पास हो गया यूरेनियम 235, राइट। यूरेनियम 235 मेरे पास एलिमेंट हो गया। अब करना क्या है, देखिए कि ये काफ़ी स्टेबल है,
इसको थोड़ा और अनस्टेबल करना है। आइंस्टाइन का इक्वेशन याद रखिए, E = mc²। हम लोग एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। ये जो हमारे पास मास है यूरेनियम का 235, इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले। किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले, देखिए हमारे पास अभी यूरेनियम का न्यूक्लियस अवेलेबल है, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स दोनों ही अवेलेबल है। हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे मैं एक न्यूट्रॉन लेने वाला हूँ और इस न्यूट्रॉन को क्या करने वाला हूँ, इस यूरेनियम 235 के ऊपर एक बम्बार्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते जाइए कि यूरेनियम को मैं किस तरीके से बम्बार्ड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया न्यूट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मास है वो बढ़ जाएगा। 235 के जगह पे हो गया 236। अब जैसे इसका मास बढ़ गया, ये हो गया थोड़ा अनस्टेबल, ठीक है। इसको बड़ा हेवी लगने लगा क्योंकि इसमें हमने एक न्यूट्रॉन डाला। हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर ने बनाया 235, हम लोग बना रहे, इसको आर्टिफिशियली करके 236 कर ले, तो उसका मास आर्टिफिशियल हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, अभी ये ब्रेक हो जाएगा। 2 अलग अलग एटम्स में ये ब्रेक हो गया। तो पहला एटम था इसका बैरियम, यूरेनियम ब्रेक हो गया बैरियम में, और जो सेकेंड एटम जिसमें वो ब्रेक हो जाता है वो होता है क्रिप्टॉन, ठीक है। और साथ ही में सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी साथ में निकलते। तो एक रिएक्शन क्या हुई कि हमने एक न्यूट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन को क्या किया, यूरेनियम पे बम्बार्ड किया, 235 का 236 में कन्वर्ट हो गया। और 236 जो है वो काफ़ी अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से वो बैरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो गया। इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन। एक बड़ा एटम 2 छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स भी हमें साइमल्टेनियसली मिले। हम लोगों ने 1 न्यूट्रॉन डाला, पर हमें जो बाहर निकले वो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस हो गई। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो गई वो हो गई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन से, ये क्या करेंगे, अभी ऑटोमेटिकली जो जाएंगे, देखो ये न्यूट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये न्यूट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये न्यूट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये तीनों न्यूट्रॉन इस पे चलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस ऑटोमेटिक अभी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये यूरेनियम हो जाएगा यूरेनियम 236, और ये वापस ब्रेक होकर बैरियम और क्रिप्टॉन कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद और 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और 3, तो यहाँ पे और एनर्जी निकलेगी 200। जैसे कि मैंने सिर्फ आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया, उसको यूरेनियम पे बम्बार्ड किया, उसके वजह से क्या हो गया, बैरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो गया। अब ये 2 एलिमेंट्स कुछ काम करें, हमारे काम में क्या, न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे मिले। उसके बाद क्या, उन 3 न्यूट्रॉन ने क्या किया, और 3 यूरेनियम एटम्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, और बैरियम क्रिप्टॉन तैयार, और 3 न्यूट्रॉन्स तैयार हुए, और एनर्जी हमें मिलेगी। तो इस तरीके से रिएक्शन चालू होगी। जैसे कि मैंने 1 न्यूट्रॉन लिया, अभी 3 की यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यूज़ 1 किया, उससे मुझे 3 मिले, 3 के 9 हुए। उसके बाद ये 9 न्यूट्रॉन्स और आगे जाएंगे और दूसरे यूरेनियम एटम्स को बम्बार्ड करेंगे, उससे और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 27, उसके बाद 81 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। और ये इतना फास्ट हो जाएगा कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। और यही जो प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक बॉम्ब। Ions smash into nucleus, releasing neutrons to smash into other nuclei. Criticality, point of no return, massive explosive force. But this time, the chain reaction doesn't stop. It would ignite the atmosphere. If we detonate an atomic device, we might start a chain reaction that destroys the world. Thank you.